हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट्स स्टडी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे EMRS का जो सिलेबस है आर्ट का उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो वो सिलेबस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, टॉपिक आपने अभी तक नहीं देखे हैं और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो सब वीडियो चैनल पर है, तो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है आज का हमारा वीडियो है और इसमें आपको यूनिट वाइज, ठीक है, जो हमारा सिलेबस है उसके यूनिट वाइज आपको अब कोशिश रहेगी कि आपको जो वीडियो है वो मिले, ताकि आपको अलग अलग सोर्स देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सारा मटेरियल जो है वो एक ही जगह पर मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट आज की हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो इंडस वैली है वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके हम दो पार्ट करेंगे। तो पहले में हम जितने भी इसके स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा उसमें हम इसके जितने भी जो वहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं और वहाँ पर जो मोहरें मिली हैं, जो मृदभांड वगैरह मिले हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल आपके होने वाला है। और आप ये इसकी जो एक एक लाइन है ना वो आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, एक वन लाइनर की तरह। तो आपको कहीं से भी बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपका जो है रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है वेबसाइट का, आप उस वेबसाइट पर जाकर इसे आप रीड कर सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक एक जो टॉपिक है वो पूरा यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले देखिए आर्ट ऑफ इंडस वैली। ठीक है, तो इसका हम पीरियड की बात करें तो पीरियड की जब हम बात करते हैं तो सभी के अकॉर्डिंग इसका टाइमिंग अलग अलग दिया जाता है, क्योंकि कहीं पर भी इसका जितनी भी इतिहास की चीज़ें हैं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे कोई भी महल हो, कोई भी आपका किला वगैरह हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, तो उसका कोई भी एक पर्टिकुलर लिखित हमें नहीं मिलता कि हाँ कहीं डायरी में लिखा हुआ है कि ये जो चीज़ है ये उस दिन उस तारीख पर बनाई गई थी। तो जितने भी इतिहासकार हैं वो किसी न किसी बेस पर इनकी जो एज है, इनका जो टाइम है उसका अनुमान लगाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका भी टाइम अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग बताया गया है। जैसे सबसे पहला जो या फिर जो सबसे सटीक जिसे हम बोल सकते हैं वो है हमारा 2300 BC से 1750 BC। ठीक है, जब भी आपको एग्ज़ाम में बताया जाए, पूछा जाए, तो आप ये वाला राइट करेंगे 2300 BC से 1750 BC। ये आपका कार्बन डेटिंग के अनुसार, तो कार्बन डेटिंग के अनुसार जितनी किसी के भी जो एज है वो मापी जाती है। ठीक है, तो ये सबसे सटीक जो है वो एक प्रक्रिया होती है किसी भी पुरानी चीज़ की एज नापने की। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मार्टिन व्हीलर के अनुसार आपका 2500 से 1500 BC। अर्नेस्ट मैक की बात करें तो 2700 BC से 1700 BC की जो एज है वो इनकी बताई जाती है। ठीक है, तो आप अगर पर्टिकुलर वहाँ पर नाम दिया जाता है तब तो आप ये करेंगे। ठीक है, अगर नाम नहीं दिया जाता, डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप जो कार्बन डेटिंग वाली है वही आपको राइट करनी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो प्रमुख रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से और उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से ये संबंधित है। इसके हम एक्सटेंशन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई थी। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको एक शॉर्ट में भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं बहुत पूछी जाती हैं। कई बार इनके डायरेक्ट नाम पूछ लिए जाते हैं कि दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है, ठीक है, पश्चिम में कौन सा है। तो ये आपको जो डायग्राम है वो इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो हमारा जो चार हमारी दिशाएँ हैं, ठीक है, उन 4 डायरेक्शन हैं, उनमें हमारे 4 स्थल हैं। जैसे सबसे पहले हो गया उत्तरी, जो नॉर्थ साइड है उसमें हमारा मांडा रहेगा और आपका दक्षिण में हमारा हो जाएगा दैमाबाद। उसके बाद हमारा पूर्व ईस्ट में हो जाएगा हमारा आलमगीरपुर और हमारा पश्चिम में हो जाएगा सुतकांगे डोर। तो ये वाला जो डायग्राम है ये आपको अच्छे से याद करना है।
ये चारों स्थल जो स्थल हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पूर्व में कौन सा स्थल है, पश्चिम में कौन सा स्थल है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि इंडस वैली में कुछ प्रमुख चीज़ें क्या थी, क्यों प्रसिद्ध था, कौन सी चीज़ कहाँ से मंगवाई जाती थी, तो इन सब चीज़ों के बारे में। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये देखने के बाद आपको पूरा जो मटेरियल है वो एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको अलग अलग बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पत्थर, धातु, सीप और शंख का व्यापार करते थे। राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध था। चांदी राजस्थान के जावर से मंगवाई जाती थी। सोने का आयात जो है वो कर्नाटक से होता था। ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, ठीक है, इनको आप एक बार सिर्फ देख लीजिएगा, ये बहुत जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, और बाकी जो है वो आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई थी। अगर आपसे जो अनाज है वो पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका जौ, ठीक है। पहला या जो सबसे पहला यहाँ पर बोया गया था या अनाज पैदा करते थे तो वो था आपका जौ। और वैसे पूछा जाए आपसे ऑप्शन में अगर कपास हो तो आपको कपास भी सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के नाम पर यूनान के लोग इस सिंडन कहने लगे थे। किसके नाम पर? कपास के नाम पर। पशुपालन भी ये लोग करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडे का ज्ञान भी था। अगर आपके पास टाइम नहीं है आप इसको स्पीड में करके भी देख सकते हैं। आप सिर्फ इसको चला के छोड़ दिए, आप कुछ काम कर रहे हैं तो इसको स्पीड में आप थोड़ा सा चला के छोड़िए तो आपको कुछ बातें जो है सुनते सुनते भी आपको ये जो है इजीली याद हो जाएंगी। और लास्ट टाइम की ये प्रिपरेशन है आपकी तो आपको काफ़ी अच्छे से ये आपकी याद रहेंगी। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा के लोग आपस में पत्थर, धातु, शल्क यानी जो हड्डी होती है आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तोल के प्रमाण वहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। वे चक्के से परिचित थे, ठीक है। चक्का तो आप सभी जानते होंगे। ये अफगानिस्तान और ईरान से व्यापार करते थे। रंगों में पशुओं की चर्बी और पशुओं के पुट्ठे की हड्डी को प्याली के समान ये लोग यूज़ करते थे। जब भी रंग बनाते थे, रंग में क्या करते थे, पशुओं की चर्बी को मिलाते थे और पशुओं के पुट्ठे की जो हड्डी होती है उसको वो प्याली की तरह यूज़ लेते थे। अब हम बात करते हैं इसकी जितनी अलग अलग सभ्यताएं हैं उनके बारे में। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये आपने बहुत से अलग अलग जगह पर पढ़ी होंगी। मैंने भी बहुत इनमें जो है वीडियो आप डाले हुए हैं, PYQ भी डाले हुए हैं और आपका थ्योरी भी डाली हुई है। लेकिन यहाँ पर आपको सभी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। सारे जितने भी हड़प्पा के स्थल हैं सभी आपको एक साथ पढ़ने को मिलेंगे। तो हड़प्पा स्थल का पहले तो अन्य जो नाम है, ठीक है, कि इन्हें और किस किस नाम से जाना जाता है वो देख लेते हैं। पकाई गई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता, कांस्य सभ्यता, नगरीय सभ्यता और हरियूपिया। तो इन 4 नामों से भी इन्हें जाना जाता है। कई बार इनके उपनाम पूछ लिए जाते हैं तो आप ये चारों नाम याद रखिएगा। उसके बाद इसकी हम लोकेशन की बात करें तो पंजाब के प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है ये, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से कुछ जो है देखने को मिलता था। अच्छा, पहले क्या होता था जब ये सिंधु घाटी सभ्यता में कि कई स्थान ऐसे थे जहाँ पर जब भी कोई इंसान की डेथ होती थी तो उसकी जितनी भी चीज़ें होती थी, ठीक है, उनके जैसे कि उनका कोई जानवर हो गया, उनके वस्त्र हो गए, उनके बर्तन हो गए, उनकी कोई भी प्रिय चीज़ थी तो उनको भी उनके साथ दफनाया जाता था। वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि कई जगह पर जानवरों को दफनाया जाता था, कई जगह पर सिर्फ उनकी जो चीज़ें होती थी जिनको वो इस्तेमाल करते थे या जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती थी उनको सबको उनके साथ दफनाया जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो बर्तन हैं और इस टाइप से उनके साथ उनको दफना दिया जाता था।
और जितनी भी जो घर बनाए गए थे वो सभी पक्की ईंटों से यहाँ पर बनाए गए थे। अच्छा, अब इनकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसकी जो खोज है वो 1878 में पुरातत्वविद जो थे श्री कर्निघन उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, खोज तो 1878 में हो गई थी, लेकिन इसकी जो खुदाई है, जो खनन कार्य है, वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आपसे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाएगा, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर आपसे उत्खनन वर्ड आए, ठीक है, उत्खनन या फिर खुदाई, तो आपको दयाराम साहनी लिखना है। 95% आपसे दयाराम साहनी ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, और अगर आपसे खोज पूछ लिया जाए और वहाँ पर ये ऑप्शन है कि खोज किसने की थी, तो वो हो जाएगा आपका 1878 में पुरातत्वविद श्री कर्निघन के द्वारा खोज की गई थी। उसके बाद नदी जो है वो रावी नदी थी। मोंटगोमरी जिला ये पाकिस्तान में आता है और वहाँ पर ये स्थल है। लिपि की हम बात करें तो चित्रमय लिपि थी और 396 चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर हुआ था। देखिए, बहुत छोटे छोटे से वर्ड हैं। ठीक है, मैं पूरे सेंटेंस भी नहीं बोल रही हूँ, छोटे छोटे से वर्ड हैं जिनसे कि क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि लिपि, सिर्फ 3 वर्ड है, 2 वर्ड है इसमें, चित्रमय लिपि। इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो लिपि है वो किस प्रकार की थी, तो चित्रमय लिपि थी। कितने चिन्हों का सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो 396 चिन्हों का वहाँ पर प्रयोग किया गया है। देखिए, 1 वर्ड के क्वेश्चन है सिर्फ, और ये एक नंबर आपको दिला सकते हैं। नेक्स्ट है वास्तु और नगर विन्यास कला। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बीच में। वास्तु और नगर विन्यास कला उत्खनन में भवन, धान्यागार, स्नानागार, तालाब, समाधि, ठीक है, ये सभी चीज़ें ये मिली हैं। अब ये सभी चीज़ें जो है वो हड़प्पा से भी मिली हैं और मोहनजोदड़ो से भी मिली हैं। अन्नागार हमने देखा कि वो हड़प्पा से भी मिला है और मोहनजोदड़ो से भी मिला है। अन्नागार, स्नानागार हड़प्पा से भी और मोहनजोदड़ो से। अन्नागार तो आपका जो धान्यागार या अन्नागार है ये तो हमारा हड़प्पा का प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो स्नानागार है हमारा द ग्रेट बाथ, वो हमारा जो है वो मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध है। इसका आकार त्रिभुजाकार। ताम्र मुद्राएं मिली जिन पर पशुओं की आकृति है। विद्वानों ने ताबीज की संज्ञा दी। किसे ताबीज की संज्ञा दी? जो मुद्राएं मिली हैं, ताम्र मुद्राएं, उन्हें विद्वानों के द्वारा ताबीज की संज्ञा दी गई। इनके अगर हम आकार की बात करें तो ये 1.5 इंच या 0.5 या 0.1 इंच की ये होती थी। और ये जो मोहरे हैं ये टेराकोटा से बनाई जाती थी। टेराकोटा यानी जब मिट्टी को पका दिया जाता है तो फिर वो टेराकोटा बन जाती हैं या उन्हें टेराकोटा कहा जाता है। पक्की मिट्टी की मूर्तियों की निर्माण विधि, तो जो पक्की मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी उन्हें चिकोटी पद्धति से बनाया जाता था। सबसे बड़ी इमारत, ठीक है, सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। याद रखिएगा, हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत पूछा जाए तो वो हो जाएगी अन्नागार। अन्नागार में क्या था, आपके 6 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कमरे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि कितने कमरे थे, तो वहाँ पर 12 कमरे थे और वो 6 की पंक्तियों में निर्मित थे। हड़प्पा की सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि यहाँ के विकसित नगर निर्माण योजना, ठीक है, योजनाबद्ध नगर इसे बोला जाता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एवं उनसे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह है कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे, यानी सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये लाइन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सड़कें जो हैं वो कैसे एक दूसरे को काटती थी, तो ये समकोण पर एक दूसरे को काटती थी और जाल की तरह जो है वो पूरे फैली हुई थी। उसके बाद ईंटों का आकार आपसे पूछा जाए तो ये एल आकार की ईंटें यहाँ पर पाई जाती थी। एल आकार की ईंटें पाई जाती थी। हड़प्पा के कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों के चबूतरे पर 2 पातों से खड़े हैं।
हर एक कोठार 15.23 मीटर लंबा है और 6.9 मीटर ये चौड़ा है। ठीक है। अगर आपसे अन्नागार में पूछे तो आपको 12 कमरे हैं और दुर्ग जो है वहाँ पर आपके 6 कोठार मिले हैं। नदी के किनारे से कुछ मीटर की दूरी पर ये कोठार स्थित है। कब्रिस्तान में आपके R37 और H के वहाँ पर प्रमाण मिले हैं। बर्तन भांडे थे वहाँ पर मानव आकृति हमें देखने को मिलती है। पुरुष नर्तक मिला है काले रंग के पत्थर से। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है DSSB में स्पेशली पत्थर से और इनसे, जैसे मौर्य काल में कौन सी जो मूर्ति का नाम दे दिया जाता है कि ये किस पत्थर से बनी हुई है, इसी प्रकार से इसमें भी पूछा जाता है कि जैसे पुरुष नर्तक किससे बना हुआ है, नृत्य की जो मूर्ति है वो किससे बनी हुई है, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसीलिए मैंने बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी ना देकर बिल्कुल आपको कुछ वर्ड में बस वर्ड लिखे, पूरे सेंटेंस में नहीं लिखे, ताकि आपको याद करने में इजी हो और आपको कम से कम जो कंटेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिले। पुरुष नर्तक आपका काले रंग के पत्थर से। नटराज का घोतक इसे माना जाता है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा बहुत बार पूछा जा चुका है। और माँ के साथ जुड़वा बालकों की मृण मूर्तियाँ, ये सभी हमें मिले हैं हड़प्पा से। उसके बाद ईंटों का आकार हो गया, ईंटों का आकार L है। सिर हिलाने वाले कुकुदमा, 2 त्वंगी वृषभ, हाथी, सुअर, सीटी वाली चिड़िया, ये सभी मिले हैं। चित्रों की पृष्ठभूमि काली होती थी और चित्र उनके ऊपर लाल रंग से बनाए जाते थे। तो ये तो थी हड़प्पा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद आ जाती है मोहनजोदड़ो के बारे में। देखिए, मोहनजोदड़ो का उपनाम हम पूछे तो इन्हें मुर्दों का टीला या फिर मृतकों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, मुर्दों का टीला, मृतकों का शहर या फिर सिंध का बाग। तो सिंध का बाग, ये तीनों ही इसके उपनाम हैं। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। सिंधु नदी के तट पर है। सिंध के लरकाना जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर ये स्थित है। सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। अच्छा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनको जो है वो जुड़वा राजधानियाँ भी कहा जाता है। और ये आप बताइएगा कि किसने इन्हें जुड़वा बोला था। विशाल सार्वजनिक स्नानागार जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। ठीक है, यहाँ का जो स्नानागार है वो बहुत फेमस है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। मोहनजोदड़ो की जो देवमार्ग या डिविनिटी स्ट्रीट नामक एक गली में करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा प्रसिद्ध जलकुंड है, जिसकी गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं। कुंड के 3 तरफ बौद्धों के कक्ष बने हुए हैं। इनमें स्नान में 6 स्नानागार हैं तथा कुंड से बाहर पानी निकालने के लिए पक्की ईंटों की नालियाँ बनाई गई हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है जिसका पानी निकालकर हौज में रखा या डाला जाता था। इतिहासकारों का कहना है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में पहली संस्कृति है जो कि कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार में जल के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई, जिससे पता चलता है कि ये लोग चारकोल के संबंध में भी जानते थे या अवगत थे। दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति, बैठे हुए सर रहित मूर्ति, ये यहाँ पर मिली है। उसके साथ साथ यहाँ पर मातृ देवी, सर हिलाने वाले कुकुटमान, सलाई पर चलने वाले बंदर, सीटी वाली चिड़िया, टीकरे में नाव का रेखा चित्र और शिकारी, ये कुछ यहाँ पर फेमस जो चित्र हैं वो मिले हैं। फेमस जो कृतियाँ हैं, मृग का शिकार करते हुए और मछुआरा कंधे पर बहिंगी उठाए हुए, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली है। उसके बाद बात करते हैं रोपड़ की। तो इसका जो पुराना नाम है वो है रूपनगर। अब इसे रूपनगर के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 1953 या 54 में की थी। ठीक है, और इसकी खुदाई जो है वो बीवी लाल के द्वारा की गई थी। खोज इसकी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, कब? 1953 में। और इसकी जो खुदाई है वो बीवी लाल के द्वारा की गई थी।
खोज और उत्खनन, ये आप याद रखेगा, अलग अलग इनकी जो उत्खनन करता या खोज करता थे उनका अलग अलग नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत कंफ्यूज करती हैं। इसलिए सतलज नदी, ठीक है, पंजाब में ये स्थित है। एक इनकी लोकेशन सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। सतलज नदी की बात करें तो सिंधु की सहायक है, कई बार आपसे पूछ लिया जाए, फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु की सहायक नदी है, तिब्बत से निकलकर भारत में प्रवेश करती है। इम्पोर्टेंट लाइन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम खोजा गया हड़प्पा स्थल था, ठीक है, रोपड़। वस्तुओं के साथ चित्रित घूसर मृदभांड मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था और मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि कोई भी जैसे किसी की मृत्यु हो जाती थी तो जब वहाँ उनको दफनाया जाता था तो उनके साथ उनकी जितनी भी प्रिय चीज़ें थी उनको भी साथ में दफनाया जाता था, ठीक है। तो मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य जो है वो हमें रोपड़ से मिलते हैं। इनमें से जो चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं आती है आप साथ में एक नोटबुक रखिए और उस नोटबुक में जो मेन पॉइंट है वो आप नोट करते जाइए। और लास्ट जब भी आपका एग्ज़ाम है, जब आप एक क्विक रिवीजन देंगे या, ठीक है, क्विक जो रिकैप होता है अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन को, तब आप उनको रीड कीजिएगा एक शॉर्ट नोट टाइप में। उसके बाद हम बात करते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल को देखिए, सबसे पहले इसका उपनाम, इसे लघु हड़प्पा या फिर मृत मानवों का नगर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, ठीक है, एकमात्र बंदरगाह नगर था ये। इसकी खोज 1954 में हुई थी रंगनाथ राव के द्वारा। नदी ये भोगवा नदी के तट पर है, अहमदाबाद में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 के मध्य में की थी। बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं और तांबे का हंस हमें यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर शतरंज के नमूने, ये वाली लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शतरंज के नमूने, एक एक जो चीज़ें लिखी हुई है इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का अंकन, अनाज के बाल, हाथी दांत का पैमाना, युग्मित समाधि के साक्ष्य, यानी कि युग्म की पैर में वहाँ पर दफनाया जाता था उसके साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रंगपुर की। तो गुजरात के काठियावाड़ में है, सुखभादर नदी के तट पर। इसका जो उत्खनन है वो 1953-54 में ए रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। यहाँ पर रंगपुर से मिले कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बाट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1944 ईस्वी के जनवरी माह में यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने पुनः उत्खनन किया, जिससे अनेक अवशेष प्राप्त हुए थे, जिनमें प्रमुख थे अलंकृत व चिकने मृदभांड, जिन पर हिरण तथा अन्य पशुओं के चित्र हैं, स्वर्ण तथा कीमती पत्थर की बनी हुई गुड़ियाँ तथा धूप में सुखाई हुई ईंटें। देखिए, इसकी जो है पहले जब उत्खनन हुआ था तो वो हुआ था 1953 में, ठीक है, ए रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। लेकिन 1944 में यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने इसका दोबारा से जो है उत्खनन करवाया और उसमें इनकी बहुत से जानवरों के चित्र, कुछ कीमती पत्थर की बनी हुई चीज़ें और ईंटें, ये सब चीज़ें यहाँ पर दोबारा उत्खनन में मिली है। उसके बाद बात करते हैं आलमगीरपुर की। सबसे पहले तो इसका जो उपनाम है वो है परशुराम का खीरा, इसे कहा जाता है, और यह है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी ज्ञात स्थल है। इसकी जो उत्खनन है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1958-59 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई। ये हिंडन नदी के बाएं तट पर है और हिंडन जो है वो यमुना की सहायक नदी है, मेरठ में है। वो मेरठ कहाँ पर है आपका? यूपी में। भट्टी में पकी हुई ईंटों के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं और इस काल की कोई संरचना नहीं मिली और कलाकृतियाँ मिली हैं। विशिष्ट हड़प्पा मिट्टी के बर्तन पाए गए सिरेमिक मकानों में छत की टाइलें, बर्तन, कप, फूलदान, क्यूबिकल, पास्ता, मोती, टेराकोटा केक, गाड़ियाँ और कुबड़ वाले बैल, सांप की मूर्तियाँ आदि शामिल हैं।
मोती और कान के स्टड भी यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कालीबंगा, दीनहीन व गरीबों की बस्ती इसे कहा जाता है। उपनाम सभी के याद रखिएगा, मैंने लगभग सभी के जो है वो उपनाम आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो जो कालीबंगा है उसका उपनाम दीनहीन व गरीबों की बस्ती है और काले रंग की चूड़ियों होने की वजह से ही इसे कालीबंगा कहा जाता है। बंगा मतलब जो चूड़ियाँ होती हैं उन्हें बोला जाता है। तो तांबे की काली चूड़ियों की वजह से इसे कालीबंगा कहा जाता है। राजस्थान के ये हनुमानगढ़ जिले में है। प्राचीन दृशदती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी पर इसके अवशेष मिले हैं। यानी कि प्राचीन में जो सरस्वती नदी थी तो वहाँ पर, ठीक है, जो कि वर्तमान की घग्गर नदी है वहाँ पर इसके अवशेष मिले हैं। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। उत्खनन कार्य की हम बात करें तो बी के थापर और बी लाल ने 1961-69 में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था। यहाँ पर एक दुर्ग मिला है। सर्वप्रथम जोता हुआ खेत कालीबंगा से हमें देखने को मिला। 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। देखिए एक भी लाइन आपकी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, तो आपकी बिल्कुल पॉइंट एक एक पॉइंट आपका वैलिड है इसमें और एग्जाम की दृष्टि से इक्वली इम्पोर्टेंट है। 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। तांबे और मिट्टी के औजार, मूर्तियां और हथियार मिले हैं। पशुओं में बैल, बंदर और पक्षियों की मूर्तियां मिली हैं। तोलने के बाट हमें मिले हैं। तराजू मिले हैं। कांच, सीप, शंख, घोघो आदि से निर्मित आभूषण भी यहाँ पर हमें मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की भांति कालीबंगा में भी सूर्य से तपी हुई ईंटों से बने मकान, दरवाजे, 5 से 5.5 मीटर चौड़ी एवं समकोण पर काटती सड़कें, ठीक है। याद रखिएगा कि जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उनकी जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। कुएं, नालियां आदि पूर्व योजना के अनुसार निर्मित हैं, ठीक है। बैलगाड़ी के खिलौने भी यहाँ पर मिले हैं। कपास की खेती के अवशेष मिले हैं। आयताकार, वर्तुलाकार और अंडाकार अग्नि वेदिकाएं हमें देखने को मिली हैं। उसके बाद आ जाती है बनवाली। बनवाली जो है वो आपकी फतेहाबाद में है और ये रहेगा आपका हरियाणा में। यह रंगोई नदी के तट पर स्थित था। इसकी खुदाई 1973 में RS बिस्ट के द्वारा की गई और इसकी जो नदी है वो सरस्वती है। जो कालीबंगा है सरस्वती की निचली घाटी में, जबकि यह नगर उसकी ऊपरी घाटी में स्थित था। हड़प्पा सभ्यता पर मिट्टी से बना हल बनवाली में मिला है। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बटखरे, जौ के दाने, तांबे के बाणाग्र, मोहर, मनके, नालियों के अवशेष, धावन पात्र के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाएं और ठप्पे, ये सब चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं धोलावीरा की। तो ये आपका गुजरात में है, कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी 1969 में और इसका उत्खनन कार्य 1989 में 89 से 1991 तक RS बिस्ट के द्वारा किया गया। धोलावीरा का परिष्कृत जलाशय विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती थी और 3 भागों में ये विभाजित थी। ये लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हड़प्पा की विशालतम बस्ती कौन सी थी, तो वो थी आपकी धोलावीरा। और इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? मध्य, उच्च और निम्न। एक कट हो गया है, अच्छा ये रहा निम्न, मध्य और उच्च। नगर योजना इसकी समांतर चतुर्भुज थी। इसके पतन की हम बात करें तो 2200 BC से 2000 BC। व्यापार का प्रमुख केंद्र और कुबेरपतियों का महानगर, ठीक है। धोलावीरा को कुबेरपतियों का महानगर कहा जाता है। ये की पॉइंट आप याद रखिएगा।
सूचना पट्ट, जलाशय और स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। दुर्गीकृत इलाका पश्चिम के बजाय दक्षिण में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था किसको? धोलावीरा को। और यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यह इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है। तो ये था हमारा यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, और इसका सेकंड पार्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। और इसी तरह से आपके जितने भी यूनिट हैं वो हम कवर करेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो आप भी अपनी तैयारी करते रहिए बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी गैप मत दीजिए तैयारी में, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू।